everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे, today I will discuss about the topic class 12th biology chapter 10th application of biotechnology, right? Topic number 7 from the NCERT paragraph number 26. Topic is transgenic animal, right? क्या topic है? Transgenic animal है. इस chapter का ये last topic है. इस चैप्टर का ये बच्चे लास्ट टॉपिक है. ठीक है, हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक, जैसे सबसे पहले आप लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं. कैसे होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं. क्यों करते हैं हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड? फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे. जैसे हम देखेंगे कि एनिमल हैव हैड दियर DNA मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस इन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल. मतलब जिसके जीन को मैनिपुलेट किया जाए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का DNA काट के दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में ऐड किया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीन मैनिपुलेशन. और किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म करवाते हैं तो उसी को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ठीक है, ट्रांसजेनिक जैसे रैट हो गया बच्चे, रैबिट हो गया, पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड. ठीक है, इतने ऑर्गेनिज्म में हमने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया है. ठीक है, ऑल्दो ओवर 95% ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस. मतलब इन सभी ऑर्गेनिज्म में से 95% ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? माइस हैं बच्चे. सबसे ज़्यादा माइस में ही ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट किया गया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस्ड? हम लोग इन एनिमल को क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज द कमर्शियल बेनिफिट्स. ठीक है, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन? इंसान कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं इस मॉडिफिकेशन से? मैं आपको बताता हूँ. देखिए बच्चे, जैसे लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीज़न. जैसे हमारे पास एक नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट है. नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए हम मान लो जैसे ईकोलाई के अंदर हमने क्या किया था? ईकोलाई भी आपका एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है. अब उसमें हम क्या करते थे? इंसुलिन डिज़ायर जीन इंसर्ट करते थे और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन बनाते थे, है ना. तो हमने वहाँ पर एक नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी सुपरफिशियली डिज़ाइन टू अलो द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड. तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है कि जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं कि ये जीन कैसे एक फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फंक्शन अपना शो करता है. ठीक है, तो वो मॉडल ऑर्गेनिज्म जो अभी मैंने पढ़े 5-6 ऑर्गेनिज्म, उनमें हम जीन इंसर्ट करके उसकी मॉडिफिकेशन चेक करते हैं. एंड हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट. और उस जीन का कैसा इफेक्ट उस ऑर्गेनिज्म में दिख रहा है और कैसी डेवलपमेंट. स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. तो हमने एक इंसुलिन देखा था कि इंसुलिन को कैसे ग्रोथ करवाते हैं, वो भी एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में ही हमने मल्टीप्लाई किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन अदर स्पीशीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडी द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑब्टेन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी. तो बायोलॉजिकल वेलफेयर के लिए हमने वहाँ पर एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया था जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, बट वहाँ पर भी हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को अपने कमर्शियल वे से यूज़ किया था. ठीक है, इन माइस फ्यू जीन इंसर्टेड टू स्टडी कैंसर. तो बहुत सारे जीन्स हम लोग क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं, कुछ जीन जो हैं वो हम ऐड करते हैं माइस में जिससे हम कैंसर की स्टडी कर सकते हैं. ऐसे ही आपके पास आता है. मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल को हम स्टडी ऑफ डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं ना. Many transgenic animal are designed to increase our understanding of how gene contribute to the development of disease. तो मतलब हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज़ करते हैं टू स्टडी द डिजीज़. मतलब कोई डिजीज़ काजिंग जीन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसे डेवलप करता है डिजीज़, इसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं. दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल ऑफ ह्यूमन डिजीज़. तो बोल रहा है कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं ये ह्यूमन डिजीज़ की स्टडी करने के लिए एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़ इज़ मेड पॉसिबल. तो इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करने के बाद ही हम किसी न्यू डिजीज़ को डायग्नोज करने में सक्षम हो पाते हैं.
टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। ये सारी जो डिजीज़ है ना बच्चे, इन डिजीज़ के लिए जितने भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बनाते हैं या जितने भी इनके लिए हम वैक्सीन्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, इन मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन की बॉडी पे दी जाती है। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स की डिजीज़ है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, अल्जाइमर डिजीज़ ब्रेन डिजीज़ है। तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए हम पहले मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। मान लो कि जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल का हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे शीप है बच्चे, ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म था। इस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं जीन जिसका नाम है अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन। अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन जो है ये क्या करती है बच्चे, ये अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन जो है ये ट्रीट करती है किसको, एम्फीसीमा को। अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन इन ह्यूमन प्रोटीन्स, देखो यहाँ पर देखना ज़रा, एक मिनट यहीं से शुरू करो। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वो होते हैं बच्चे जो हम मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टन ह्यूमन डिजीज़, ठीक है, वो मेडिसिन जो बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ को ठीक करने के लिए लगती है, कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको बनाने के लिए हमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करें। ठीक है, जब इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करेंगे तो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को परचेज़ करने वाली जो कॉस्ट है वो बच जाएगी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए। मानो ट्रांसजेनिक एनिमल में हम क्या करेंगे, जो डिज़ायर जीन है वो इंट्रोड्यूस करेंगे विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वो डीएनए उसकी बॉडी में कोड करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, सच एज जैसे ह्यूमन प्रोटीन। एक ह्यूमन प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट एम्फीसीमा, मतलब लंग कैंसर को ठीक करने के लिए हम लोग ये प्रोटीन यूज़ करते हैं। तो अब इस प्रोटीन को हम कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, देखो ज़रा यहाँ पे, ये ट्रांसजेनिक एनिमल है हमारी शीप, ठीक है, इसमें हम ये जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे और ये शीप क्या करेगी, व्हेन शीप टू प्रोड्यूस मिल्क, है ना, तो मिल्क विद अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये इस शीप का जो मिल्क होगा तो उसमें क्या होगा, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होगा और उसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन वाला प्रोटीन प्रेजेंट होगा और वो हम यूज़ टू ट्रीट एम्फीसीमा करेंगे लाइक लंग कैंसर डिजीज़ के लिए। तो आपने देखा बच्चे, हमने शीप में कैसे उसके डीएनए में अपना कौन सा अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन डाला और उसको मल्टीप्लाई करवाया और फिर उसके मिल्क में हमें मिला और उस मिल्क से हम वो वाली मेडिसिन बना सकते हैं जिससे हम एम्फीसीमा को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये जो हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज़ किया, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हमने बनाया अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए, तो हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया फॉर कमर्शियल पर्पस। ठीक है, सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोज़ी काऊ आ गई बच्चे, तो रोज़ी काऊ के अंदर अल्फ़ा लैक्टोएल्बुमिन जीन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ा लैक्टोएल्बुमिन जीन क्या है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है बेटा, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, देखो जैसे हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने बनाना किया था, अल्फ़ा लैक्टोएल्बुमिन हमने प्रोटीन बनानी थी फॉर कमर्शियल यूज़। अब हम इस प्रोटीन को किस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रोज़ी काऊ में कर रहे हैं। नॉर्मली प्रोटीन आर लेस इन मिल्क, ये मिल्क में नहीं मिलती है, बट जैसे हमने इंट्रोड्यूस की तो अब ये प्रोटीन इनरिच हो गई बच्चे, ये मिल्क इस प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा हो गया, इस मिल्क के अंदर ये वाला प्रोटीन। ठीक है, तो अब ये क्या करता था, देखो ज़रा, सिमिलरली अटैम्प्ट बीइंग मेड द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोनुरिया, फिनाइलकेटोनुरिया के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोज़ी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन enriched milk 2.4 gram per liter. The milk contained the human alpha lactoalbumins and was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा।
फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चे जैसे वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का हम वैक्सीन सेफ्टी में भी यूज़ करते हैं। लाइक जैसे ट्रांसजेनिक माइस हो गया, तो वैक्सीन कितने टाइप, जैसे पोलियो वैक्सीन आगे बेटा ना, जैसे पोलियो वैक्सीन है ये 2 टाइप की है, जैसे साक वैक्सीन होती है और सिबिन वैक्सीन होती है। जो साक वैक्सीन है बच्चे वो इंजेक्ट की जाती है पोलियो, साक वैक्सीन को हम क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं। बट जो सेबिन वैक्सीन होती है बच्चे इसको ओरली, जैसे पोलियो की बूंद होती है ना बेटा, तो वो हम क्या करते हैं देते हैं। तो ये मोर इफेक्टेड होती है बट ये लेस इफेक्टेड होती है, तो सेबिन वैक्सीन ही आजकल चलती है। तो अब डायरेक्ट वैक्सीन जो है, वैक्सीन की कितनी सेफ्टी है उसको हम चेक करेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में। तो बच्चे हम पढ़ ही रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। तो वैक्सीन सेफ्टी में भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक माइस जो है डेवलप फॉर यूज़ इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे यूज्ड ऑन ह्यूमन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, माइस को पोलियो वैक्सीन में यूज़ किया गया था। इफ़ सक्सेसफुल एंड फाउंड इन रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज़ ऑफ मंकी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम मंकी में भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो नियरेस्ट टू ह्यूमन होता है, टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ द वैक्सीन्स, ठीक है। केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, कोई ड्रग्स अगर हम लोग बना रहे हैं बच्चे तो पहले हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में यूज़ करते हैं। दिस इज़ नोन टू टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, कितना टॉक्सिक है, क्या सेफ्टी टेस्टिंग है, तो वो हम ऑर्गेनिज्म में पहले डालते हैं। द प्रोसीजर इज़ द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। जो प्रोसीजर हम यहाँ लगा रहे हैं पोलियो वैक्सीन में वही ड्रग्स में भी यूज़ होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सबस्टांस। जो ट्रांसजेनिक जीन होती है किसी भी टॉक्सिक सबस्टांस के लिए नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल से ज़्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती है, जल्दी इफेक्ट शो करती है। एक देखो हमारे पास ट्रांसजेनिक माइस है और एक नॉन ट्रांसजेनिक माइस है, तो अगर हम ट्रांसजेनिक माइस के अंदर क्या करते हैं वैक्सीन डालते हैं तो वो जल्दी बहुत सेंसिटिव होगा उस वैक्सीन के अगेंस्ट, वो रिस्पॉन्स जल्दी शो करे। बट नॉन ट्रांसजेनिक के अंदर अगर हम डालेंगे है ना तो वो उसके अगेंस्ट इफेक्ट शो नहीं करता है, मतलब कम इफेक्ट शो करेगा। They are then exposed to the toxic substance and effect studies. Toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time. मतलब कम समय में इफेक्ट शो करते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो वैक्सीन सेफ्टी का हम उनमें इंजेक्शन लगाते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये देखा हमने यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं इथिकल इश्यूज़ होते हैं बच्चे, जैसे कोई चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके कुछ बहुत सारे इथिकल्स इशू होते हैं। जैसे द मैन्युपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे किसी का जीन किसी में आप ढाल रहे हो, बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशंस। सम इथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवोल्वेट द मोरलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या सही है क्या गलत है ये पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे going beyond the morality of such issue, the biological significance such things is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable result when such organism are introduced into the ecosystem. मतलब हमें वो काम नहीं करना है जिससे इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़े, ठीक है बच्चे। तो हमने वो काम करने हैं बच्चे जिससे हमारा इकोसिस्टम सेफ रहे। कुछ इथिकल इशू, मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम वो चीज़ बना दें जिससे फॉरेस्ट लॉस हो जाए, हमें ऐसी चीज़ नहीं बनानी है जिससे अनरिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएं, ठीक है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, इकोसिस्टम का ध्यान रखते हुए हम कोई भी यूज़ करेंगे इसका। जैसे देयरफॉर क्या किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ गीक। इसने 2 कैरेक्टर का ध्यान रखने के लिए बोला है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो 2 कैरेक्टर का ध्यान रखना है। गीक कमेटी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने बताया है विच विल मेक डिसीजन रिकॉर्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, कितने टाइम तक वो वैलिड है वो भी आपने हमें बताना है, और कितनी सेफ्टी है उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद वो भी आपने हमें बताना है, ठीक है। तो गीक कमेटी के अंडर ये 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, आप किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, जैसे गोल्डन राइस बना रहे हो तो विटामिन ए पूरी दुनिया यूज़ कर सकती है, ठीक है। इंसुलिन बना रहे हो पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो कहने का मतलब है जैसे आप एंटीट्रिप्सिन बना रहे हो तो
पूरी दुनिया के लिए बन रहा है बच्चे, वो एम्फीसीमा को ठीक करने के लिए, ठीक है। एल्बुमिन बना रहे हो तो पूरी दुनिया के बच्चे पी सकते हो प्रोटीन वाला मिल्क। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कर रहे हैं ना बच्चे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना के। द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, फूड मेडिसिन में आप ये चीज़ें यूज़ करोगे, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम टाइम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का पेटेंट कोई दूसरी कंट्री ले ले, इसकी रिस्पॉन्सिबल हमारी गवर्नमेंट है। अगर हमने अच्छा किया है तो हमारा पेटेंट हमारे पास होना चाहिए। दिस इज़ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेरेंट्स, ठीक है। ग्रांटेड पेटेंट होता है बच्चे, जो हमने काम किया उसका राइट हमारे पास होना चाहिए, कॉपीराइट। फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है या कोई हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, उसका पेटेंट हमारे पास होना चाहिए। बट हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पेटेंट जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो चोरी कर दी गई है। दैट मेक अस यूज जेनेटिक मटीरियल, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used for farmer and indigenous peoples of the specific regions country। हमारी एक क्रॉप है जिसका हमारे पास पेटेंट है ही नहीं। ये जैसे राइस इज़ इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन एशियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। राइस जो है बच्चे, उसका पेटेंट या कॉपीराइट जो है वो कहाँ है, एशियन कंट्री के पास होना चाहिए था। There are estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैरायटी राइस की आपको इंडिया में ही मिलेगी, ठीक है। बासमती राइस इज़ डिस्टिंक्ट फॉर द यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। 27 documented varieties of basmati are grown in India. There is a reference to basmati in instant text, folklore and property as it has been grown for centuries. In 1997, American company got patent right on basmati rice through the US Patent and Trademark Office। ठीक है, this allowed the company to sell a new variety of basmati in the US। ठीक है, अब क्योंकि अब नई वैरायटी बना के, हाइब्रिड का एक वो बना के, नई वैरायटी बना के US क्या कर रही है, उस बासमती को बेच रही है। बट US के पास वो कॉपीराइट अपना है, हमारा नहीं है। बेसिकली वो जितनी भी ब्रीड्स हैं, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, वो सारी इंडियन वैरायटीज़ हैं। बट हम तब तक अपना कॉपीराइट नहीं बना पाए थे, उन्होंने हमारा वैरायटी का चेंज करके अपना पेटेंट बना लिया, ठीक है। ट्रेडमार्क ऑफिस, दिस अलाउड द कंपनी सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती in the US and abroad. This new variety of basmati had actually been derived from the Indian farmer varieties। और जिसकी वैरायटी इन्होंने बनाई है तो उसकी एक्चुअल वैरायटी जो है वो इंडिया की थी। तो अमेरिकन कंपनी चीटेड टू इंडियन बासमती कॉपीराइट्स, ठीक है, याद रखने के लिए ये बताया आपको। अब देखो इसमें बता रहा है कि इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विद सेमी डिवार्फ वैराइटीज़ एंड क्लेम्ड एज अ इन्वेंशन और अ नोवेलिटी। द पेटेंट टेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट इम्प्लाई दैट द people selling basmati rice could be restricted by the patent। Several attempts have been also been made to patent use product and processes based on Indian traditional herbal medicines, जैसे टर्मरिक और नीम, ये भी इंडियन है बच्चे। If we are not vigilant, we do not immediately counter these patent applications। ठीक है, बट इसका भी क्या है, फॉरेन में वो क्या कर रहे हैं, मतलब इस प्लांट का ओरिजिन इंडियन है बट अब फॉरेन इसका ब्रीड बना के आगे इसका अलग ही एक वैरायटी बना के वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। अदर कंट्री इंडिविजुअल में इन कैश ऑन रिच लिगेसी एंड मे नॉट बी एबल टू एनीथिंग अबाउट इट। बायोपायरेसी होता है बच्चे कि अगर हम जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो रिसोर्स, बायो रिसोर्स को क्या कर दें, चोरी कर लें, है ना, बायोपायरेसी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बायो रिसोर्स, जैसे कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है, कोई टेक्नोलॉजी है हमारी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन आर रिच फाइनेंशियली बट पोर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग इंडियन कंट्री है और जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है रिच इन बायोडाइवर्सिटी, वो रिच है बायोडाइवर्सिटी में, उनके पास वैरायटी ज़्यादा है
and traditional knowledge related to the bioresource. Traditional knowledge related to bioresource can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization. ठीक है, तो ये बायोपायरेसी इसलिए करते हैं क्योंकि कौन इतनी रिसर्च करे, ठीक है, कौन इतना रिसर्च करे, अगर मिल गया तो ठीक है, हम उसको थोड़ा हाइब्रिडाइज करके एक्सप्रेस करेंगे. देयर हैज़ बीन ग्रोइंग realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries. ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जो है यूएसए और डेवलपिंग जो है इंडिया है. ठीक है, तो इसका जो शेयर होता है, जैसे ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट कंपनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं बट टेक्नोलॉजी कम होती है. तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो उनके साथ रिलेट करके, है ना, उनके साथ रिलेट करके डेवलपिंग कंट्री के साथ डेवलप कंट्री रिलेट करके वो रिसोर्सेज कॉपी चोरी करना शुरू कर देती है. देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज एंड प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बायो रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इशूज़ into consideration including patent terms, emergency provision and research and development initiative. देखो बच्चे, इसके जैसे इंडियन पार्लियामेंट एक्ट, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, इसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो. अगर आपकी रिसर्च को कोई चोरी कर सकता है, आप इंडियन पार्लियामेंट में केस कर सकते हो कोर्ट में जाके. ठीक है, तो आपका पार्लियामेंट जवाब देगा. ठीक है बच्चे, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर. किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो. ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.